एमबीपीएससी मैपिंग सीरीज में आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की मैपिंग करने वाले हैं। ये इसके आधार पे मध्य प्रदेश से प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कई सारे टॉपिक आते हैं। टॉपिक आने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको मध्य प्रदेश की जब पढ़ाई कर रहे हो एमबीपीएससी से संबंधित या बाकी एग्जाम से संबंधित आप टॉपिक तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके संबंध में बेसिक जानकारी पता होना चाहिए। अब उस बेसिक जानकारी में हमको मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या होती है उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का भारत के संदर्भ में या वैश्विक संदर्भ में मध्य प्रदेश कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश की स्थिति कहाँ पे मध्य प्रदेश अपना स्थित है, उन चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश को अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश से अक्षांशीय विस्तार 21°6 से लेके 26°6 उत्तरी अक्षांश के बीच में है। तो अब यहाँ पे जो शब्द आए वो आए उत्तरी अक्षांश, एक उत्तरी और एक अक्षांश शब्द यहाँ पे आया। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा हम क्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश देशांतरी विस्तार में देखते हैं तो यहाँ पे 74°9 पूर्वी देशांतर पे स्थित है। तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर आया। साथ ही साथ हमने क्या देखा कि मध्य प्रदेश 82°48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होते हैं, इनको हमको समझना पड़ेगा कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार से हमारा क्या तात्पर्य है। अक्षांशीय विस्तार और हमारा जो देशांतरी विस्तार होता है ये क्या होता है, इसको हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले जब हम देखते हैं तो हमें अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देखने के लिए हम वैश्विक संदर्भ में हमको जाना पड़ेगा और विश्व के संदर्भ में समझना पड़ेगा ये अक्षांश और देशांतर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए ये आपको विश्व का एक ग्लोब खुला हुआ है जहाँ पे विश्व की स्थिति दर्शाई गई है। आप देखोगे तो विश्व को एक पृथ्वी गोले के रूप में, एक गोल भाग के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होती है पृथ्वी। उस गोल भाग में अगर हम देखेंगे तो किसी भी स्थान की लोकेशन को निर्धारित करने के लिए, हमको क्या करना पड़ता है, तो उसको कुछ बिंदुओं के आधार पे, कुछ इमेजिनरी लाइन के आधार पे हम किसी भी स्थान की विश्व में स्थिति बता सकते हैं। जैसे आड़ी जो इमेजिनरी लाइन खींची जाती है इनको क्या बोला जाता है, अक्षांश रेखा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 0° अक्षांश रेखा, 10°, 40°, 60°, 80°। तो ये आड़ी जो रेखा खींची जाती है, इन आड़ी काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा बोला जाता है। कुल इनकी संख्या जो होती है वो 181 होती है, जिसमें 0 से लेकर 90° तक ऊपर और 90° तक नीचे की तरफ ये अक्षांशीय लाइन होती है, अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। पहली बात हमने जाना। तो अब इसमें हमने क्या बोला कि जो 0° रेखा को हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। 0° जो अक्षांशीय रेखा है ये आपकी भूमध्य रेखा के नाम से जानी जाती है, या इसी को हम विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जो रेखाएं होती है उनको उत्तरी अक्षांशीय रेखाएं बोली जाती है, वो उत्तर की तरफ आने वाली रेखाएं होती है। दक्षिण में जो होती है नीचे की तरफ, उनको दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं के नाम से हम जानते हैं। अब इसमें हम जानेंगे तो 0° से लेकर 90 तक ऊपर, 90 तक नीचे आपकी देशांतरी रेखाएं होती हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5° की तरफ झुकी हुई है, तो पृथ्वी के इक्वेटर के समानांतर में है ना, जो आपकी भूमध्य रेखा है इसके समानांतर में आपकी जो रेखाएं होती है 23.5°, एक काल्पनिक रेखा पे एक रेखा खींची जाती है, उत्तर में वो 23.5°, दक्षिण में एक रेखा खींची जाती है। इनको ये दो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये सूर्य की स्थिति, सूर्य के दक्षिण में झुकाव के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सूर्य लगातार आपके जो विषुवत रेखा है उससे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में मूवमेंट करता है। जो उत्तर में 23.5° पे लाइन होती है, रेखा होती है, इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। दक्षिण में जो 23.5° पे रेखा होती है इसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये बात हमने यहाँ पे देखी, तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो आड़ी रेखा है इनको अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। ऊपर की तरफ जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है, उत्तरी अक्षांश रेखा। ऊपर वाली लाइनों को क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा। दक्षिण की तरफ जो होती है वो नीचे वाली लाइनों को दक्षिणी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ये बात हमने यहाँ पे जानी। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे अक्षांश रेखा क्या है और उसमें उत्तर का क्या तात्पर्य है। चूंकि मध्य प्रदेश में उत्तर का तात्पर्य था तो हम क्या जान पाए कि मध्य प्रदेश जो होगा वो उत्तर की दिशा में मौजूद होगा। एक बात हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। फिर हमारा अगला क्या आता है, हमारा अगला जो बिंदु आता है वो क्या आता है, देशांतरी रेखा। क्योंकि हमने देशांतर के आधार पर भी देखा था, तो सबसे पहले आप पाएंगे इस मैप पे कि 0° देशांतरी रेखाएं आपको दिखाई पड़ती है। 0° देशांतरी रेखाएं जो होती है वो इंग्लैंड से होते हुए गुजरती है। ये जो आप लाइन देख पा रहे होंगे, ये जो है लाइन है, इसको अपन 0° देशांतरी रेखाएं जानते हैं।
देशांतर रेखा कुल इनकी संख्या जो होती है वो 361 होती है, जिनमें 180 देशांतर रेखा पूर्व की दिशा में और 180 देशांतर रेखा पश्चिम की दिशा में होती है। इसके पूर्व में जो मौजूद होंगी उनको अपन क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा, और पश्चिम में जो मौजूद होगी इनको बोला जाता है पश्चिमी देशांतर रेखा के नाम से हम जानते हैं। चूंकि भारत जो है वो इसके पूर्व में हमको नजर आ रहा है, तो भारत से जो देशांतर गुजरेगा वो पूर्वी देशांतर गुजरेगा। ये बात हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। तो इसी समझ के आधार पे अब हम देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, भारत का अक्षांश विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो आप इसमें अपने देख पा रहे होंगे, तो हमको पता चलेगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इसमें बताया गया। तो भारत जो है वो 8 डिग्री 4 से भारत जो मौजूद है वो 8 डिग्री 4 से अगर हम देखेंगे तो 8 डिग्री 4 से भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, एन फॉर नॉर्थ उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 दक्षिणी अक्षांश के बीच में मौजूद है। ये बात हमने देखा। इसको उत्तरी अक्षांश, ये दोनों ही आपके कौन से अक्षांश होंगे, उत्तरी अक्षांश है। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत मौजूद है। ये बात हमने यहाँ पे जानी। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो ये 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच में भारत मौजूद है। ये भी हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया। चूंकि मध्य प्रदेश भारत के अंदर आता है तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बीच में कहीं पे लोकेटेड होगा, ये हम समझ सकते हैं। तो इसी आधार पे हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को अब समझने का प्रयास करेंगे कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो आपने यहाँ पे देखा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में, तो मध्य प्रदेश जैसा कि हमने देखा था उसी के रिस्पेक्ट में मध्य भाग में आया आपका 8 डिग्री 7 से 37 6 के बीच में। तो मध्य प्रदेश का हमको क्या स्थिति मिली, तो मध्य प्रदेश 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश के बीच में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश का 21 डिग्री 6 के बीच में लोकेटेड है, मतलब 21 डिग्री 6 मध्य प्रदेश से सबसे दक्षिणतम हिस्सों से जाएगा और आपका 26 डिग्री 6 जो होगा वो मध्य प्रदेश के उत्तरतम हिस्सों से जाएगा। तो दक्षिणतम हिस्सों में जो जा रहा है वो हमारे दक्षिण वाले जो राज्य होंगे, दक्षिण वाले जो जिले होंगे, उन दक्षिण वाले जिलों के आसपास से ये लोकेट होगा। और ये कहाँ पे होगा, आपके उत्तर वाले जिलों के आसपास लोकेट होगा। ये अपन ने देखा। अब तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला यहाँ पे कौन सा घोषित होता है, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला जो 21 डिग्री 6 से गुजरा वो आपका कौन सा होगा, आपका बुरहानपुर जिला सबसे दक्षिण में होगा। और 26 डिग्री 30 के बाद से जो गुजरेगा वो हमारा कौन सा होगा, उत्तर में स्थित जिला होगा। साथ ही साथ हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो अक्षांश रेखा थी जो 23.5 डिग्री से गुजरती थी उसको हमने क्या बोला, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के लगभग मध्य भाग से गुजर रही है। मध्य प्रदेश के लगभग 15 जिले, मध्य प्रदेश के 15 जिले जिसमें आपका रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा है, राजगढ़ है, उसके बाद आप देखोगे तो सीहोर है, विदिशा है ना, भोपाल है, सीहोर है, विदिशा है, उसके बाद रायसेन है, आपका सागर है ना, उसके बाद दमोह है, आपका जबलपुर है, कटनी है, और आपका जो है वो आपका शहडोल जिला उमरिया जिले से होते हुए ये गुजर रही है। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से किन किन जिलों से होकर ये गुजरेगी ये सर्वथा आपको याद होना चाहिए। तो ये हमने क्या देखा, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति को देखा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी अक्षांशीय स्थिति से ये गुजर रही है। अगर हम मध्य प्रदेश का देशांतरीय स्थिति में देखें तो मध्य प्रदेश के देशांतरीय स्थिति में हम पाते हैं तो मध्य प्रदेश में देशांतरीय स्थिति 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से हम देखेंगे तो 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के बीच में मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या होती है, 74 डिग्री 9 से आपको 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। साथ ही साथ हम मानते हैं कि जो देशांतर रेखा होती है, इन देशांतर रेखाओं का निर्धारण समय के मानक को निर्धारित करने के लिए देशांतर रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, समय को निर्धारित करने के लिए। तो समय को निर्धारित करने के लिए एक माध्य समय रेखा होती है और ये माध्य समय रेखा जो है वो भारत के संदर्भ में 82.5 डिग्री माध्य समय रेखा है ना। 82.5 डिग्री जो है वो भारत के समय में संदर्भ में माध्य रेखा होगी। चूंकि भारत मध्य प्रदेश जो है वो 82 डिग्री 48 से गुजर रहा, तो यहाँ पे 82 डिग्री 30 हमारी माध्य समय रेखा भी मध्य प्रदेश से कहीं पे पास होगी। तो माध्य समय रेखा अगर भारत के संदर्भ में देखें तो ये 5 राज्यों से गुजरती है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश में केवल एक जिला जो सिंगरौली है, सिंगरौली से होते हुए ये गुजरती है। तो ये हमने मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार को देखा। साथ ही साथ अब यहाँ पे गौर करने वाली कई सारी बातें हैं जो हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। वो गौर करने वाली बातें क्या होती है, तो उन गौर करने वाली बातों में यह है कि भाई अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के बीच में जो डिफरेंस आता है वो लगभग 7.5 डिग्री का डिफरेंस आता है, क्योंकि ये 82.5 है और यहाँ पे
आपका लगभग 75 के आसपास, 75 डिग्री के आसपास आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो टोटल जो डिफरेंस आता है पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से में, तो पूर्वी हिस्से और पश्चिम हिस्से अर्थात 74 डिग्री 9 से आपका 82-48 के बीच में जो मोटे तौर पर डिफरेंस आता है वो लगभग 7.5 डिग्री का डिफरेंस आता है। हम जानते हैं आप ये समय का निर्धारण होता है जो आपका बीच में ग्रीनविच लाइन से लगभग आपके 15 डिग्री आगे बढ़ने पे, ग्रीनविच लाइन से लगभग 15 डिग्री आगे बढ़ने पे समय का जो इंटरवल होता है 15 डिग्री आगे बढ़ने पे लगभग 1 घंटे वहां पे बदलाव आ जाता है। अर्थात पूर्वी और पश्चिम के बीच में 15 डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री देशांतर का अंतर है, तो वहां पे समय के बीच में कितना आ जाएगा, लगभग वहां पे समय में 1 घंटे का इंटरवल आएगा। चूंकि मध्य प्रदेश में ये गुजर रहा है तो 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 के बीच में, अर्थात जो सिंगरौली का जो समय होगा, सिंगरौली का समय और अलीराजपुर के समय में लगभग आधे घंटे का डिफरेंस होगा। अगर सिंगरौली में सूर्योदय 6 बजे होगा तो अलीराजपुर में लगभग 6:30 बजे के आसपास सूर्योदय की घटना होगी। ये इससे हम इन चीजों को समझ सकते हैं कि ये कितने वहां पे क्या क्या चीजें निर्धारित होंगी, कितने समय में ये चीजें होंगी। तो उसको हमने समझने का प्रयास किया कि इसमें सूर्योदय कैसे होगा और किस प्रकार से घटनाएं घटित होंगी, उनको हमने देखा। तो ये हमारा क्या था कि यहाँ पे कि हमने देशांतरी विस्तार के आधार पर समय का निर्धारण किया। वैसे ही मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के आधार पर जिलों की स्थिति का भी निर्धारण किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो आपका 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर गुजर रहा है, इस पे आपका जो जिला स्थित है इसको हम अलीराजपुर जिले के नाम से जानते हैं। ये आपका झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। आपका जो 23 डिग्री 26 डिग्री 30 पे जो आपका जिला स्थित है ये मुरैना जिला है, और साथ ही साथ 82-48 पे जो जिला स्थित होंगे वो आपका सिंगरौली जिला होगा। साथ ही साथ 26 डिग्री 30 पे जो जिला स्थित होगा वो हमारा कौन सा जिला स्थित होगा, बुरहानपुर जिला होगा। तो ये हमने जाना। अब इसके आधार पर कई सारे प्रश्न एमपीपीएससी ने यहाँ से आपके कॉमन सेंस आधारित बहुत सारे प्रश्नों को पूछा है। तो हमने क्या क्या मोटे तौर पे जाने उन चीजों को अभी समझ लेते हैं और फिर आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमें क्या पता चला कि मोटे तौर पे 21 डिग्री 6 जो है वो हमारे कहाँ पे दक्षिण से गुजर रहा है, और हमारा ये जो गुजर रहा है वो आपका 26 डिग्री 30 जो है मध्य प्रदेश के उत्तर से गुजरा। इसका अर्थ यह है कि इनके बीच के जो चांस होंगे वो बीच में गुजरेंगे। तो कई बार प्रश्न आपको इस आधार पर आ जाएगा, आपसे रैंडम तरीके से प्रश्न पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो 25 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, निम्न में से कौन सा जिला जो है वो आपसे वहां पर पूछ लिया जाएगा कि इनमें से 24 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। चूंकि आपके पास बेसिक चीजें आपको समझ में पता होंगी तो उसके आधार पर आप जिलों को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो यहाँ पे पहले स्तर पे आपको जो पता होना चाहिए, तो मध्य प्रदेश की जो जिलों की स्थिति है उन जिलों की स्थिति को आप अच्छे तरीके से पता कर लेंगे। अगर जिलों की स्थिति को देखने की बात की जाए तो इन जिलों में आपसे प्रश्न पूछा गया, जैसे एमपीपीएससी एग्जाम में एक बार प्रश्न आया हुआ है कि निम्न में से 80 डिग्री अक्षांश जो है वो किस जिले के निकट से गुजरेगा। ये कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्न है, आप इसको किस आधार पर तय कर सकते हैं। तो मोटे तौर पर इसके लिए पहले कॉमन सेंस को डेवलप करने के पहले आपको मध्य प्रदेश की जिलों की स्थिति पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जिलों की स्थिति जैसे हमने देखा कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिण में जिले स्थित है, जो बुरहानपुर के निकटवर्ती होंगे वो कौन से होंगे, वो आपके खरगोन होंगे, है ना, खंडवा होंगे, हरदा होंगे, बैतूल होंगे, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, ये लगभग आपके बुरहानपुर के आसपास स्थित जिले होंगे। बुरहानपुर के आसपास जिले स्थित होंगे तो हमको पता है बुरहानपुर के संदर्भ में कि बुरहानपुर से जो अक्षांश गुजर रहा है वो 21 डिग्री 6 अक्षांश से गुजर रहा है। अर्थात इन जिलों से भी लगभग, इन जिलों से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे लगभग 22 डिग्री के आसपास से अक्षांश गुजरेगा। इसके थोड़े से ऊपर से गुजरेंगे तो यहाँ से लगभग 23 डिग्री के आसपास अक्षांश गुजरेगा, और ये हम जानते हैं कि लगभग 23.5 डिग्री। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि आपका नर्मदापुरम जिला कौन सा होगा, तो आप इस बात पे लगभग श्योर होंगे कि यार ये 22 है और ये 23.5 है, तो नर्मदापुरम का जो अक्षांश आएगा वो लगभग 23-23.5 के, यानी 22.5 और 23 के बीच में नर्मदापुरम जिला आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मध्य प्रदेश के सभी जिलों की स्थिति बहुत बेहतर तरीके से आना चाहिए। ये 23.5 डिग्री अक्षांश पे देखा, ऊपर की तरफ हम देखेंगे
ऊपर की तरफ हम देखेंगे तो 24.5 डिग्री 24 डिग्री अक्षांश होगा और उसके ऊपर लगभग 25 डिग्री अक्षांश। अब आपसे रैंडम तरीके से पूछ लिया जाए कि 25 डिग्री अक्षांश पे कौन सा जिला मौजूद होगा, तो आप अपने लॉजिक रीजनिंग असर्शन के आधार पर लगा सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के लगभग शिवपुरी टीकमगढ़ के आसपास के जिले होंगे ये 25 डिग्री अक्षांश पे मौजूद होंगे। इसके आधार पर प्रश्न आ सकते हैं। तो पहले आप क्या करें कि अपने बेसिक बुनियादी कॉमन सेंस के आधार पर प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे कि लगभग उनका कौन सा अक्षांश होगा और लगभग उनका देशांतरी विस्तार कहाँ पे होगा। तो ये जो लगभग को समझाने की बात थी उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप बुनियादी तरीके से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। एक बात हमने बोला, वैसे ही लगभग देशांतरी विस्तार को भी हम देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी देशांतर विस्तार जो है ना, मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिमी देशांतर विस्तार 74 डिग्री 9 से 82-48 के बीच में मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार को हम जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये जो आपका देशांतरी विस्तार है मध्य प्रदेश में ये लगभग 74 डिग्री 9 पे है और आपका पूर्वी देशांतर जो होगा वो आपका 82 डिग्री 48 के आसपास से हमारा गुजर रहा है। तो इसमें हमने क्या समझ पाया, इसमें हमने देखा कि इससे 82 है तो लगभग जो सीधी के आसपास से गुजरेगा ये लगभग 81 डिग्री अक्षांश के आसपास से गुजरेगा। इससे और आएंगे तो आगे आएंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि ये 80 के आसपास से गुजरेगा। ये बुनियादी मध्य प्रदेश को कुछ हिस्सों में वो बांटे और फिर हमें यहाँ पे पता चलेगा कि ये लगभग 79 के आसपास से 79 के आसपास से, यहाँ पे अपन आएंगे तो 78 के आसपास से, ये और आगे आएंगे तो यहाँ पे आपके 77 के आसपास से, और आगे आएंगे तो हम यहाँ पे 76 के आसपास से, और यहाँ पे आएंगे तो ये लगभग 75 के आसपास ही है। इसमें मोटे तौर पे आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब आपके कोई भी प्रश्न आएगा, अब आपका कोई भी प्रश्न आएगा तो आप मोटे तौर पे लगा सकते हो कि यार 78 पे कौन सा होगा। तो हमने टोटल देखा कि इसमें पूर्वी देशांतर का जो अंतर है और पश्चिमी देशांतर में जो है, पूर्वी देशांतर और पश्चिम देशांतर में आपका लगभग 7.5 डिग्री का आपका अंतर है। तो आपसे रेंडम तरीके से पूछ लिया कि आप 78 डिग्री पे कौन मौजूद होगा, तो आप रेंडम तरीके से देखेंगे कि यार टोटल को हम बांटेंगे तो टोटल 7.5 का टुकड़ा होगा, उसको अपने बुनियादी उसके आधार पे आप कवर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7.5 है ना, बीच वाला हिस्सा कहीं से पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे लगभग ये चूंकि 74 से गुजरता तो यहाँ पे हमारा लगभग इससे 3.5 डिग्री यहाँ से गुजरेगा। तो आप 78 पे कुछ जिलों को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये इस आधार पे आप मैपिंग को बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हैं। तो ये आपके क्या होगा, इनके आधार पे मैं अभी आपको क्लास के एंड में कुछ प्रश्न दूंगा तो आप उन प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करें कि इनमें से कौन से जिले जो हैं वो कौन से अक्षांश में मौजूद होंगे। एक बात तो हमने वहां पे देखी। अगला मध्य प्रदेश की स्थिति के आधार पे हम यहाँ पे एक और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, वो है कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी जिले कौन से हैं और उन पड़ोसी जिलों के साथ साथ मध्य प्रदेश में पड़ोसी कितने राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। तो मध्य प्रदेश में पड़ोसी जिलों को अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कुल 5 राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोस में मौजूद है, जिनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, साथ ही साथ हम देखें तो महाराष्ट्र, उसके साथ ही साथ हम देखें तो छत्तीसगढ़, ये राज्य मध्य प्रदेश के पड़ोस में मौजूद है। इन राज्यों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले जो हैं, मध्य प्रदेश के लगभग 11 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश को छूते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश को छूते हैं। जैसे आप देखोगे तो मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निमाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और आपका सिंगरौली, ये जो जिले हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। तो इनकी कुल संख्या जो होती है वो 13, मध्य प्रदेश के 13 जिले सीते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें इसमें उत्तर प्रदेश का, तो हम उत्तर प्रदेश को पाएंगे तो हमें पता चलता है कि भाई उत्तर प्रदेश के जो टोटल जिले हैं वो 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर बनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के 11 जिले कौन से होंगे, तो उनको अगर हम देखें उत्तर प्रदेश के जिलों को तो हमें पता चलता है। अब हम ने जो अभी तक क्लास में कंप्लीट किया मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन देंगे। उन क्वेश्चनों को आप प्रयास करें कि उनके कमेंट उत्तर में बता सकें, अपने कॉपी में आप उनको नोट करने का प्रयास करें। अगर आप इनका सही तरीके से कर पा रहे हैं डेट मीन्स कि आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट तरीके से समझ आई, अर्थात नहीं तो कुछ चीज़ों में कमियां या सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। आपसे पहला प्रश्न आपको वहां पे देना चाहिए। तो पहला प्रश्न के रूप में हम दे सकते हैं, पहले प्रश्न के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में है ना, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला होगा जो निम्न में से कौन सा जिला होगा जो आपके कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, है ना। पहला प्रश्न आएगा कर्क रेखा पर स्थित नहीं है।
ऑप्शन में आपके हो जाएंगे विदिशा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका दमोह, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कटनी और चौथा ऑप्शन वहां पे होगा आपका सतना। तो इन ऑप्शन के बीच में से आपको एक उत्तर देना होगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करें और उसके बाद उसका उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आपका यह होगा कि निम्न में से कौन सा जिला लगभग 25 डिग्री अक्षांश पर स्थित नहीं है। लगभग 25 डिग्री अक्षांश पर स्थित नहीं है, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया गया शिवपुरी, उसके बाद आपसे ऑप्शन होगा छतरपुर, उसके बाद आपका ऑप्शन होगा निमाड़ी और एक अगला ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा सीधी। तो आपको इसमें ऑप्शन देना है, इसमें अपने उत्तर कमेंट में बताना है कि इनमें से कौन सा जिला 75 डिग्री अक्षांश पे वो 25 डिग्री अक्षांश पे उत्तरी अक्षांश पे मौजूद नहीं है। फिर आपका प्रश्न यहाँ पे आता है कि मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला लगभग जो है वो 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित होगा। 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पूछा गया है। आपको ऑप्शन में दिया आगर मालवा, आपको ऑप्शन में दिया खरगोन, आपको ऑप्शन में दिया गया है इंदौर, आपको ऑप्शन में दिया गया इसके बाद आपको ऑप्शन में दिया गया है आपका सीहोर। तो इनमें से कौन सा जिला जो होगा वो लगभग 76 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित नहीं है। अगले प्रश्न के रूप में आप यहाँ पे बता सकते हो, एक उत्तर में अपना कमेंट कर सकते हो कि मध्य प्रदेश में पूर्वी और आपका पश्चिमी जो भाग है मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और पश्चिमी हिस्से के बीच में कुल देशांतर का अंतर कितना होगा। कुल देशांतरी अंतर कितना होगा, यह होगा आपका चौथे नंबर का प्रश्न। 5वें नंबर के प्रश्न में हमने बोला है कि मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बीच में अंतर कितना होगा। मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है और देशांतरीय विस्तार में कितने डिग्री का अंतर है। ये आपके 5 प्रश्न होंगे। आप सभी इन 5 प्रश्नों को अपने हल करने का प्रयास करें। आप सभी को धन्यवाद। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अधिकतम प्रैक्टिस से आप इसका अधिकतम बेनिफिट ले सकते हैं। धन्यवाद।